गुड आफ्टरनून। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे पैमाने के प्रतिफल का नियम, जिसमें हम लोगों ने पैमाने का प्रतिफल नियम क्या होता है और इसकी मान्यताएं क्या हैं, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। आज के इस क्लास में हम लोग जो है अध्ययन करेंगे कि इस नियम को किस प्रकार से हम सारणी द्वारा और रेखा चित्र के द्वारा जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सारणी के द्वारा कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे, सारणी बना लेंगे। और सारणी कैसे बनाना है, इसमें आपको एक कॉलम आप बनाएंगे जिसमें लिखेंगे इकाई, यूनिट्स, इकाई का प्रयोग करेंगे। दूसरे कॉलम में आप लेंगे उत्पादन का पैमाना। क्या लेंगे? उत्पादन का पैमाना। और नेक्स्ट में आप लेंगे कुल उत्पादन या कुल प्रतिफल, कुल प्रतिफल और सीमांत प्रतिफल, कुल प्रतिफल लिए हम, सीमांत प्रतिफल लिए। और इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो उत्पादन का जो पैमाना बनेगा, इसमें जो है उत्पादन के पैमाने में हम सुविधा की दृष्टि से जो है केवल दो साधनों को लेंगे। ठीक है, कोई भी दो साधन लेंगे जो कि दोनों क्या होंगे, परिवर्तनशील होंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मैं श्रम और भूमि को ले रहा हूँ, तो एक में हो जाएगा श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या, और दूसरे में हो जाएगा आपका, मान लीजिए हम दूसरे में क्या लें, हम भूमि ले रहे हैं, तो भूमि जो है यहाँ पर हम भूमि ले लें और भूमि का जो यूनिट हो मान लीजिए एकड़ में है। ठीक, भूमि किस में है, एकड़ में। तो इस प्रकार से आप देखिए, तो आप इसको ऐसे मिला दीजिए, तो इस तरीके से आपका टेबल बनेगा। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें हम कुछ यूनिट्स लेंगे। मान लीजिए हम कुल जो है 8 यूनिट ले रहे हैं। कितने यूनिट? 8 यूनिट। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कुल 8 यूनिट हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक, और 8 यूनिट को अच्छे समझने के लिए आप क्या करें, किस तरीके से लाइन खींच दें ताकि आपको समझने में क्या हो, आसान हो, है ना। इस तरीके से सब में, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ब्लैक बोर्ड पर आपको, सॉरी ग्रीन बोर्ड पर आपको जो है कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए कौन सा डिजिट किसका है, किसके सामने का है, इसलिए लाइन खींच देंगे तो क्या होगा, क्लियर रहेगा। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। अब यहाँ से आप देखिए, इस टेबल में आप देखिए, श्रमिकों की संख्या लेंगे और उत्पादन के पैमाने में दोनों साधनों का हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इकाइयों को लेंगे। तो श्रमिकों की संख्या लेंगे, कितने श्रमिक, यहाँ पे केवल आप श्रम भी लिख सकते थे, श्रम की इकाइयाँ या श्रमिकों की संख्या एक ही बात है। और या फिर हमने यहाँ पे श्रमिकों की संख्या लिखा, यहाँ पे भूमि एकड़ में, तो यहाँ पे ले रहे हैं। मान लीजिए जो है इसकी जो संख्या लेंगे 1, इसकी हम ले रहे हैं 2,
ठीक है। और पहले हम लिख लें फिर हम आपको समझाएं, ठीक है। यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक। यहाँ पर कुल प्रतिफल हम यहाँ पर लेंगे। ये जो भी हम ले रहे हैं सब कल्पित आंकड़े हैं, कल्पित इकाइयाँ हैं, ठीक है। आप इनको बदल कर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हम मान लीजिए यहाँ पर कुल प्रतिफल 4 प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 15, इक्कीस, 28, ठीक है। इस तरीके से आगे हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम आंकड़ा थोड़ा बदलेंगे। यहाँ पर जो है 22 रहेगा और यहाँ पर आपका 22 होगा, यहाँ पर आपका 29 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 35 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 40 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 43 हो जाएगा, ठीक। ये हमने जो है यहाँ पर कुल प्रतिफल को लिख लिया है, ठीक है। ये कुल प्रतिफल है और कुल प्रतिफल को हम यहाँ पर लिख लिए। अब इसी तरीके से सीमांत प्रतिफल निकालेंगे। कैसे निकलेगा? यहाँ पर 4 का 4 ही होगा, यहाँ पर ये आपका 5 हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका 6 हो जाएगा, यहाँ पर ये 7 हो जाएगा, यहाँ पर ये 7 हो जाएगा और यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। आप देखिए 4 है कुल प्रतिफल, सीमांत प्रतिफल पहले इकाई में सेम रहता है, दूसरे इकाई में ये 4 और 5 9, 5 और 6 15, सॉरी 9 और 6 15, 15 7 22, 22 7 29, 29 6 35, 35 5 40, 40 4 40 और 4 44, 35 35 5 40 4 44, यहाँ पर 44 रहेगा, 35 5 40 और 4 44, यहाँ पे 44 रहेगा, 44, ठीक 44। अब देखिए बहुत ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए कि जो उत्पादन का पैमाना है वो कितने का है? 1-2 का है। 1 श्रमिक और 2 एकड़ भूमि का प्रयोग करने पर कुल प्रतिफल कितना प्राप्त हो रहा है? 4 हो रहा है। जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, अपने पैमाने को 2 गुना कर दे रहे हैं, 2 गुना की वृद्धि कर दे रहे हैं, यानी 1 श्रमिक का 2 गुना कर दिए, 2 श्रमिक लगा दिए, 2 एकड़ भूमि का 2 गुना कर दिए तो 4 हो गए, 4 एकड़ भूमि हो गई। तो इस प्रकार जो नया पैमाना आपका मिल रहा है 2 और 4 का, इससे क्या हुआ कि हमारा जो कुल प्रतिफल था वो दुगने से भी ज़्यादा हो गया, है ना। देखिए यहाँ 4 दूना 8 से 9 हो गया, मतलब दूने से भी ज़्यादा हो गया, वृद्धि हुई। जिस तरीके से यहाँ पे क्या किया गया, अगले इकाई में, तीसरे इकाई में आप देखिए तो यहाँ पर ये 3 गुना कर दिया गया, श्रमिकों को 3 गुना कर दिया गया, तो भूमि में भी 3 गुना की वृद्धि कर दी गई। इस तरीके से 3 और 6 का जो आपका प्रतिफल मिल रहा है, सॉरी जो पैमाना है 3-6 का, इससे जो प्रतिफल हमको मिल रहा है कितना हो रहा है? 15, है ना। यहाँ पर भी 4-3 12 क्या हो रहा है? दूने से अधिक वृद्धि हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखिए चौथी इकाई में 4-8 यानी 4 गुना कर दिया गया दोनों को, तो 4-8 के पैमाने पर आप देखिए कि यहाँ पर कितना हो गया, ये देखिए 22 कितना हो गया? 22 कुल प्रतिफल हो गया। 5-10 पे कितना हो गया? 29 हो गया, ये 29 है, 29 29, और 6-12 पे कितना हुआ? 35,
7 14 पे कितना हुआ 40, 8 16 पे कितना हुआ 44, है ना। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जैसे 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 ये आप देख रहे हैं कि पैमाने में हम वृद्धि करते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि हमारा कुल प्रतिफल भी आप देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है। 4 से 9, 9 से 15, 15 से 22, 22 से 29, 29 से 35, 35 से 40, 40 से 44 क्या हो रहा है, कंटिन्यू इसमें वृद्धि हो रही है, कुल प्रतिफल में वृद्धि हो रही है ना। लेकिन कुल प्रतिफल में वृद्धि के बावजूद भी ये जो वृद्धि है ये 3 तरह की है, इसमें 3 रूप हो जाते हैं। और ये 3 रूप कैसे हमको पता चलता है, ये पता चलता है हमको सीमांत प्रतिफल से। सीमांत प्रतिफल से हमको पता चलता है कि ये जो हम बढ़ाते जा रहे हैं पैमाने को, इसमें हमको 3 रूप दिखाई दे रहा है। शुरू में देखिए कि यहाँ पर कुल प्रतिफल बढ़ रहा है, सीमांत प्रतिफल भी देखिए बढ़ रहा है, 4 5 6 7 यहाँ तक बढ़ रहा है, देख रहे हैं ना। यानी चौथी इकाई तक क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चौथी इकाई तक आप देखिए वृद्धि हो रही है। लेकिन आप देखिए कि चौथी इकाई के बाद जो है 5वीं इकाई पर क्या हो जा रहा है, उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रहा है, यानी उत्पादन में प्रतिफल में वृद्धि तो हो रहा है, जो प्रतिफल हमारा है कुल प्रतिफल में तो वृद्धि हो रहा है, लेकिन स्थिर गति से हो रहा है, समान गति से हो रहा है। यहाँ पर भी 15 7 22 हुआ, यहाँ पर भी 22 7 29 हुआ। यानी जो आपका सीमांत प्रतिफल है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर स्थिर हो जाता है। क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और आप देखिए 5वें इकाई के बाद 6वें इकाई से आप देख रहे हैं 5वें के बाद से ही 6वें पे क्या हो जा रहा है, अब ये घटना शुरू कर दिया। अब देखिए यहाँ से अब ये क्या हो गया, ये घटना शुरू कर दिया, देख रहे हैं ना। यानी सीमांत उत्पादन क्या हो रहा है, सीमांत प्रतिफल क्या हो रहा है, ये आपका घट रहा है 6 से 5, 5 से 4 घट रहा है ना। तो यहाँ पे 3 रूप दिखाई दे रहे हैं सीमांत प्रतिफल से। यहाँ से तो हमको नहीं दिख रहा था, कुल प्रतिफल से पता नहीं चल रहा था, हमको लग रहा है कि बढ़ ही रहा है, बढ़ तो रहा है, सही बात है बढ़ रहा है, लेकिन ये जो बढ़ने की प्रवृत्ति है, जो हमको रिटर्न प्राप्त हो रहा है, ये 3 रूप के रिटर्न प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ शुरू में आप देखिए वर्धमान है, बढ़ रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पैमाने का बढ़ता हुआ प्रतिफल, या इसको हम बोल सकते हैं पैमाने का वर्धमान प्रतिफल, है ना। ये आपका बढ़ता हुआ प्रतिफल है, बढ़ता हुआ प्रतिफल इसको बोलेंगे। ये आपका स्थिर हो गया, इसलिए इसको स्थिर क्या बोलेंगे, स्थिर प्रतिफल। इसको क्या बोलेंगे, घटता हुआ प्रतिफल। क्लियर हो गया कि बढ़ता हुआ प्रतिफल, स्थिर प्रतिफल और घटता हुआ प्रतिफल, ये 3 तरह के प्रतिफल जो है हमको इस नियम से प्राप्त हो रहे हैं। और तीनों क्यों हो रहे हैं ऐसा, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कंटिन्यू हम क्या कर रहे हैं, पैमाने में परिवर्तन कर रहे हैं, पैमाने में वृद्धि कर रहे हैं। तो होता क्या है कि शुरू में जो है जो हमारा कुल प्रतिफल होता है वो तेज़ी के साथ बढ़ता है, बहुत तेज़ी के साथ, वर्धमान गति से बढ़ता है ना, वृद्धिमान गति से बढ़ता है, बढ़ते हुए दर से बढ़ता है ना। क्योंकि यहाँ पे सीमांत प्रतिफल क्या होता है, बढ़ रहा हुआ होता है। और सीमांत प्रतिफल बढ़ रहे होने के कारण ही क्या होता है कि इसको हम बढ़ता हुआ प्रतिफल, पैमाने का बढ़ता हुआ प्रतिफल या पैमाने का वर्धमान प्रतिफल कहते हैं, ठीक है ना। और जो उसके बाद क्या होता है कि चौथी इकाई के बाद से आप देखें, चौथी 5वीं इकाई में दोनों में क्या हो रहा है, दोनों पर आप देखिए कि यहाँ पे पैमाना जो आपका पैमाने में जो है वृद्धि करने पर जो हमारा कुल प्रतिफल है, इसमें जो वृद्धि हो रही है वो समान गति से हो रही है। अर्थात इसमें क्या हो जा रहा है, वृद्धि में स्थिरता आ जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो सीमांत प्रतिफल है वो स्थिर हो जा रहा है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, पैमाने का स्थिर प्रतिफल कहते हैं। क्लियर। और लास्ट में आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये घटना शुरू कर देता है, क्योंकि सीमांत प्रतिफल घटने से जो वृद्धि हो रही है कुल प्रतिफल में, ये घटते हुए दर से हो रही है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, घटता हुआ प्रतिफल कहते हैं। आइए इसी चीज़ को, इसी बात को हम रेखा चित्र के द्वारा भी समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं
पैमाने के प्रतिफल नियम को किस तरह से हम रेखाचित्र के द्वारा भी इसकी हम व्याख्या कर सकते हैं। तो आइए रेखाचित्र के द्वारा इसको हम स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम एक रेखाचित्र बनाएंगे इस तरीके से। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका मूल बिंदु O, ये आपका वाई एक्सिस। यहाँ पर हम क्या शो करेंगे, यहाँ पर क्या शो करेंगे, इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर आपका उत्पादन का पैमाना रहेगा एक्स अक्ष पे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, उत्पादन का पैमाना। उत्पादन का पैमाना, यहाँ पर हम लिखेंगे सीमांत प्रतिफल। सीमांत प्रतिफल, उत्पादन का पैमाना और सीमांत प्रतिफल को लेते हैं। यहाँ पर हम इसको जो पीछे हमने सारणी के द्वारा भी हमने स्पष्ट किया, उसी सारणी से, उसी टेबल से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम अंकों को लिखेंगे, इसके जो है आंकड़ों को लिखेंगे। तो उत्पादन के पैमाने में आप देखिए कि आपने देखा था कि कुल जो है कितने इकाई का प्रयोग किया गया था। तो कुल जो है आप देखे थे कि कुल 8 इकाइयों का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर आप इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 और भी आप लिख सकते हैं 9 10, है ना। ये एरो का जो निशान लगा है, इसका मतलब ये है कि आपको जितना मर्जी उतना आप इस लाइन को बढ़ाइए और जितने भी आंकड़े हैं सबको आप रख के शो करिए, ठीक है। तो आप कुछ ज़्यादा भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर आप लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हमने लिख दिया। और जो सीमांत प्रतिफल प्राप्त हुआ था, याद करिए आपको अधिकतम इसकी संख्या कितनी थी, वो अधिकतम 7 तक थी, है ना, 7 तक थी। तो आप क्या करेंगे कि अधिकतम आप 7 तक 8 तक आप लिख सकते हैं, मतलब 7 से कम नहीं लिखना है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से आप, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे जितना भी मर्जी उतना बढ़ा दीजिए। अब आप देखिए पीछे जो सारणी बनी हुई थी उसको आपको याद करना पड़ेगा। आप देख लीजिए पीछे क्या सारणी मैंने आपको बताया था कि पहली इकाई पर आप देखेंगे, पहली इकाई जहाँ पर पैमाना आपका था उत्पादन का, जिसमें एक जो है श्रमिक का प्रयोग करते थे और 2 हम क्या करते थे, भूमि का प्रयोग करते थे। और वहाँ पर जो हमको सीमांत उत्पादन प्राप्त होता था वो किसके बराबर प्राप्त होता था, तो सीमांत प्रतिफल पहली इकाई पे प्राप्त होता था कितना, 4 के बराबर। तो यहाँ से ऊपर आप जाएंगे ऐसे इस तरीके से, यहाँ 4 पे क्या करेंगे, इस तरीके से निशान लगा देंगे, ठीक है, बिंदु। अब इस बिंदु के द्वारा जो है हम आगे चलते हैं दूसरे पर। जो दूसरा जो उत्पादन का जो इकाई है पैमाने का, उसमें आप देखिए वहाँ पे जो सीमांत प्रतिफल प्राप्त होता था वो किसके बराबर प्राप्त होता था, वो जो है 5 के बराबर। तो 2 पे 5, यहाँ 2 पर आप ऊपर चलेंगे इसे इस तरह से 5, जहाँ भी 5 है इधर देखिए, इधर से 5। तो यहाँ पर आप ऐसे बिंदु कर देंगे, ऐसे बिंदु लगा देंगे। फिर बिंदु लगाइए या स्टार लगाइए। 3 पर कितना था, 6 था। तो 6 कहाँ पे है, यहाँ पे है। यहाँ से आप ऊपर जाएंगे ऐसे और 6 देखिए यहाँ पर है, ये ठीक ना, ये 6 है। यहाँ पर ऐसे आप बिंदु लगा देंगे। इस बिंदु को लगाने के बाद फिर देखेंगे आप चौथी इकाई पर। चौथी इकाई पर जो है आपका कितना था, 7 MP
या कह लीजिए कि सीमांत प्रतिफल जो है मार्जिनल रिटर्न कितना था 4 पे 7 था। यहाँ पर आप ऐसे जाएंगे इधर से, ये इधर आएगा 7, ठीक। और इसी तरीके से आपने देखा 1 2 3 4 5वीं इकाई में देखिए, 5वीं इकाई पर क्या हुआ था, 7 पर ही स्थिर हो गया था ना, तो 5वीं इकाई पर भी 7 ही होगा। तो यहाँ से आप ऊपर जाएंगे ऐसे सीधे, और यहाँ पर आपको 7 मिल जाएगा। फिर 6वीं इकाई पर क्या होता है, फिर से 6 हो जाता है, तो 6वीं इकाई पर आप ऊपर चलेंगे और ये आपका 6 है, तो लगभग यहाँ पे आएगा 6 पकड़ लेंगे। फिर 7वीं इकाई पर आप चलेंगे, 7वीं इकाई पर जो आपका सीमांत प्रतिफल था कितना था, 5 था, तो 7 पर कितना था 5, तो 7 के ऊपर आप चलेंगे 5। देखिए 5 कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, 7 कहाँ है, यहाँ पे है। यहाँ से आप ऊपर चलेंगे इस तरह से, ये ठीक। आगे चलिए 8वीं इकाई पर, 8वीं इकाई पर चलते हैं यहाँ पे, तो 8वीं इकाई कितना था 4। 8वीं इकाई पर पैमाने के 8वीं इकाई पर जो है सीमांत प्रतिफल कितना प्राप्त होता था, ये 4 के बराबर। तो यहाँ से आप देखेंगे ऊपर 4 कहाँ पे है, यहाँ पे, ये आपका 8, ये आपका 8। ये आपको जो आपने पीछे टेबल बनाई थी, अभी टेबल के द्वारा हमने इसको एक्सप्लेन किया था, उसी टेबल के आधार पर ही हमने क्या किया, यहाँ पर विभिन्न बिंदुओं को लिया। अब इन बिंदुओं को मिलाते हुए क्या करेंगे, एक वक्र खींचेंगे, है ना, एक रेखा खींचेंगे या एक वक्र खींचेंगे। तो इस तरीके से आप इस बिंदु को जो है आप मिलाती हुई इस तरीके से, इस तरीके से आप, ठीक है, ऐसे जो है इस तरीके से अब इसको जो है आप चाहें तो थोड़ा इसे बाहर भी निकाल सकते हैं, इसे बढ़ाती हुई रेखा आगे जाएगी। इसका नामकरण आप कर सकते हैं, ये R और इसका नाम S कर दीजिए, और ऊपर जो बिंदु है वहाँ पर आप भी इसका नामकरण कर सकते हैं। मान लीजिए ये C है, ये D है, ठीक, क्लियर। यहाँ पर जो RS है, RS जो है ये क्या है, इसको बोलते हैं पैमाने के प्रतिफल का वक्र है। इसको क्या बोलेंगे, RS। RS क्या है, ये है पैमाने के प्रतिफल का वक्र है। ये पैमाने के प्रतिफल का वक्र है, RS, यानी RCDS, पूरा नाम इसका क्या है, RCDS या केवल RS। ये वक्र क्या है, इस वक्र को बोलेंगे पैमाने के प्रतिफल का वक्र है। ये पैमाने के प्रतिफल को दिखाता है। और पैमाने के प्रतिफल में आप देखिए तो यहाँ पर आपको 3 स्टेजेस दिखाई देंगे, 3 रूप आपको दिखाई देंगे, है ना। यहाँ पे ये वक्र देखिए, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, है ना। ये 3 तरह का जो है आपको दिखाई देगा वक्र, जिसमें R से C, C से D और D से S, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो R से S है, इस प्रतिफल में जो पैमाने का प्रतिफल वक्र है, इसमें जो R से C की जो दूरी है, R से C, R से जो C है, ये क्या है, ये जो है इसी को हम बोलेंगे पैमाने का। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रतिफल में वृद्धि हो रही है। यहाँ पे देखिए सीमांत प्रतिफल में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, निरंतर वृद्धि हो रही है। इसलिए R से C तक की जो दूरी होगी, जो वक्र का भाग होगा, इस वक्र का जो भाग होगा, जिसको आप RC बोल सकते हैं, ये क्या है, पैमाने का
बढ़ता प्रतिफल, पैमाने का बढ़ता प्रतिफल, या इसी को वर्धमान शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, बढ़ता प्रतिफल, पैमाने का बढ़ता प्रतिफल। ठीक है, आरसी क्या दिखा रहा है? पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को दिखा रहा है। ठीक, और सी डी, इस पैमाने के प्रतिफल का जो वक्र है, इसका जो सी डी भाग है, ये सी डी क्या दिखा रहा है? सी से लेकर डी तक जो भाग है, ये क्या दिखा रहा है? जो इसका जो है आप देखेंगे, इस वक्र का जो सी से लेकर डी तक का जो भाग है, ये क्या दिखा रहा है? देखिए यहाँ पर ये प्रतिफल स्थिर हो जा रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इस भाग को हम बोलते हैं पैमाने का स्थिर प्रतिफल। क्या बोलते हैं? पैमाने का स्थिर प्रतिफल। और डी से लेकर जो एस तक भाग है, डी से एस तक का जो भाग है, ये क्या दिखाता है? ये देखिए यहाँ पर सीमांत प्रतिफल चूँकि घट रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पैमाने का घटता प्रतिफल। ठीक है, इस तरीके से इस रेखा चित्र से जो है स्पष्ट हो रहा है कि जो पैमाने का प्रतिफल है, इसके जो है 3 रूप हो सकते हैं, बढ़ता हुआ, स्थिर और घटता हुआ। अर्थात यदि हम पैमाने में कंटिन्यूअस वृद्धि करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि शुरू में तो ये बढ़ता है ना, आपका जो प्रतिफल होता है वो बढ़ता है, लेकिन ये बढ़ने की प्रवृत्ति सदैव नहीं बनी रहती। एक ऐसा भी समय आता है जहाँ पर ये प्रतिफल क्या होता है? स्थिर हो जाता है सी से डी तक। इसके बाद क्या होता है कि ये भी प्रवृत्ति सदैव बनी नहीं रहती, और धीरे धीरे क्या होता है? स्थिर होने के बाद ये प्रतिफल घटने लगता है ना। तो इस तरीके से ये 3 रूप आपको दिखाई दे रहे हैं। आप याद करिए, पीछे जो आपने पढ़ा है सिद्धांत परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, तो परिवर्तनशील जो अनुपातों का नियम था उसमें क्या था कि वहाँ पर आप देखे थे कि वहाँ पे 3 अवस्थाएं थी। कौन कौन सी अवस्थाएं प्राप्त होती थी? वहाँ पर आपने देखा था कि बढ़ती हुई, घटती हुई और ह्रासमान, है ना। 3 तरह की अवस्थाएं प्राप्त होती थी, है ना। तो 3 तरह की जो वहाँ पे अवस्थाएं प्राप्त होती थी कि वहाँ पर ह्रासमान की स्थिति, यानी ऋणात्मक जिसको कहते हैं, बढ़ती हुई, घटती हुई और ऋणात्मक, है ना। 3 तरह का जो है वहाँ पे क्या होता था? उत्पादन का जो रिटर्न होता था प्राप्त होता था। यहाँ पर भी 3 तरह का है, लेकिन वहाँ पर ऋणात्मक बढ़ने के बाद घटता है, घटने के बाद फिर ऋणात्मक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पैमाने के प्रतिफल में जो है कभी भी ऋणात्मक प्रतिफल नहीं प्राप्त होगा। प्रतिफल घटता हुआ आपको प्राप्त हो सकता है, पैमाने का घटता प्रतिफल आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पे कभी भी प्रतिफल आपको ऋणात्मक नहीं प्राप्त होगा। ऋणात्मक प्रतिफल आपको कहाँ प्राप्त होता है? अल्पकाल में, अल्पकालीन उत्पादन फलन में। दीर्घकालीन उत्पादन फलन में, पैमाने के प्रतिफल नियम में कभी भी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रतिफल प्राप्त होगा कभी ये निगेटिव नहीं होगा। क्यों निगेटिव नहीं होगा? क्योंकि इसमें जो है उत्पादक के पास जो है पर्याप्त समय होता है, वह अपने अनुसार जो है उत्पादन के साधनों में परिवर्तन कर सकता है, और परिवर्तन करके जो है वो उत्पादन में वृद्धि कर सकता है, मांग और पूर्ति में समायोजन कर सकता है। इसलिए जो है यहाँ पर कभी भी प्रतिफल जो है ऋणात्मक या नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये बात आप क्लियर रखिए, ठीक है। हालांकि इस नियम की व्याख्या जो है अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग ढंग से मिलेगी, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको सरलतम ढंग से जो है पैमाने का प्रतिफल नियम क्या होता है और इसका जो है किस तरह से हम सारणी के द्वारा और रेखा चित्र के द्वारा जो है इसको हमने एक्सप्लेन किया, और हमने बताया कि इसके 3 रूप आपको देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ पर जो प्रतिफल प्राप्त होता है कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो बस आज के क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।